हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोगों ने बेटा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी का, सर्कुलेटरी सिस्टम। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आपका सबसे पहला चैप्टर है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से बेटा। तो पहले मुझे बताओ, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है माही? व्हाट इज बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्या? सर्कुलर का मतलब क्या हो रहा है बेटा कि किसी की बॉडी के अंदर कोई चीज का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। सर्कुलेशन वो क्या कर रहा है, सर्कुलरली मूवमेंट कर रहा है। क्या आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, सर्कुलर मोशन? तो वही आपकी बॉडी में जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं। तो ह्यूमन की बॉडी में, आप ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हो, तो ह्यूमन की बॉडी में क्या चीज सर्कुलेट करती है तुम्हारी बॉडी के अंदर? ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने इस चैप्टर के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी तरीके का जो लिक्विड होता है या कोई भी चीज जो सर्कुलेट करता है, वो हम उससे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर यहाँ तक? तो स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम आपका। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी बताएगा कोई? व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? अगर कोई भी बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट तो होगा, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में आपकी उसके साथ क्या क्या चीज का मूवमेंट भी होगा बेटा? गैसेस का। ठीक है, गैसेस भी आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, आपके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कोई भी चीज अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ, उसके साथ साथ क्या जाएगा, आपका गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है तक? तो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो आपसे पूछी जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिफाइंड एज is a vast network of the vessels, hearts, which are responsible for the transport of blood, nutrition, hormones, oxygen and other gases from the cell. ठीक है, अब तुम्हें पता है बेटा कि तुम्हारी जो बॉडी है, वो बॉडी के अंदर जो तुम्हारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, उस ऑर्गन का नाम क्या है? जो तुम्हारी बॉडी में ब्लड को पंप करके अदर ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो क्या नाम है? हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट जो है बेटा, हार्ट आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके साथ साथ आपके एक सेल से दूसरे सेल में या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट होगी कोई भी चीज, वो आपने पढ़नी है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ उसके साथ क्या क्या चीज का एक्सचेंज होगा? हार्मोन्स का, न्यूट्रिशन का, वाटर कंटेंट का और आपकी गैसेस का। तो ये सारा का सारा आपने इसके अंदर पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा हम कंटेंट पढ़ेंगे आपका। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर क्या चीज आएगी? आपकी ब्लड। ठीक है, सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है तुम्हारी बॉडी का? ब्लड होता है, जो कि आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और सर्कुलेट कौन कर रहा है बेटा? हार्ट कर रहा है। हार्ट जो है बेसिकली बेटा, वो आपकी बॉडी में कोई भी चीज मेन फंक्शन नहीं है, ना ही वो कोई चीज बनाता है। सिर्फ आपकी बॉडी में जो ब्लड है, वो आपके एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब एक तरीके का मोटर का काम करता है आपका क्या? ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो वो आप आफ्टर द ब्लड की बात करोगे, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे व्हाट इज ब्लड, देन फिर हम ये आगे रीड करेंगे। पहले हम नॉर्मली ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं। ब्लड होता क्या है? हाँ जी बोलो। It is a bright red fluid connected tissue and ब्लड क्या होता है? ओरली बेटा, जो जो पता है, ये रीड करने के लिए नहीं बोल रही मैं तुम्हें। वो होता क्या है ब्लड? क्या ब्लड हाँ ऑफ लाइफ होता है। हाँ, और होते क्यों है? क्या? तो है ही नहीं। क्या नहीं तो है ही नहीं। क्या नहीं है? नदी। तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं है? नहीं सर मैम, वो है स्ट्रीम। वाटरफॉल नहीं बोलो। अच्छा चलो ठीक है, अलग भी सारी चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आपका सबसे मेन कंपोनेंट क्या है? टुल्लू बम भी है। तुम्हारी बॉडी के अंदर सारे बम है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, जो तुम्हारी बॉडी को फुला सके। चलो स्टार्ट करें अब। ठीक है, चल स्टार्ट कर रहे, ब्लड स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ब्लड बेटा आपकी बॉडी का क्या है? एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। हर चीज का एक्सचेंज कौन करता है आपकी बॉडी के अंदर?
ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है बेटा, जो आपका ब्लड है वो किस किस चीज से मिलके बना है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा जो आपका ब्लड होता है वो आपके दो चीज से मिलके बना है। बेसिकली यहाँ पर मैं दो पार्ट करूंगी, देन फिर हम ये तीसरा बाद में करेंगे। तो जो आपका ब्लड होता है बेटा वो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका ब्लड के सेल्स। ठीक है, ब्लड के अंदर आपके कौन कौन तरीके के सेल्स प्रेजेंट होंगे। इसी सेल को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आपका एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कॉर्पसेल्स। क्या बोल दोगे इसे, कॉर्पसेल्स बोल दोगे। देन दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा आपका ब्लड फ्लूइड। ठीक है, जो लिक्विड प्रेजेंट होगा आपके ब्लड के अंदर उसे हम बोल देंगे ब्लड फ्लूइड, या फिर इसी को आप बोल सकते हो मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो आप बेटा, प्लाज्मा भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है तक। तो बेसिकली जो आपका ब्लड होता है, ब्लड आपके तीन चीज से मिलकर बनता है, ब्लड के सेल से, और उसके अंदर जो आपका बचा हुआ फ्लूइड है और प्लाज्मा है। ठीक है, तो बेसिकली दो एलिमेंट से आपका ब्लड मिलकर बनता है। ठीक है, अब जो होता है बेटा ब्लड आपका 100% अगर होगा तो उसमें से आपका 45% जो चीज प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर वो क्या होगा आपका, तो ब्लड सेल होगा, और जो बचा हुआ परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा आपका ब्लड फ्लूइड। कितना परसेंट बच रहा है, 55% बच रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपके प्लाज्मा के अंदर सब ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी पाई जाती है, ब्लड फ्लूइड की पाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर के आपने बेटा क्या पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। तो जो आपके ब्लड सेल होते हैं, अगेन ब्लड सेल को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड करेंगे। ठीक है, वो तीन कैटेगरीज क्या होगी, साथ साथ में फ्लो चार्ट बनाइए। नो अदिति बताओ, ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं, आपके ब्लड में कितने तरीके के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आपका सबसे पहला क्या हो गया आपका आरबीसी, जिसे आप क्या बोल सकते हो, रेड ब्लड सेल्स, नोट भी करते हैं यहीं से। देन दूसरा आ जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, और लास्ट क्या हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स बेसिकली क्या करते हैं आपके बॉडी में, ये ठीक है। देन आता है बेटा आपका ब्लड, आपके ब्लड के सेल्स आपके ये तीन होते हैं। बचा हुआ आपका जो लिक्विड फ्लूइड होता है, ये लिक्विड फ्लूइड के अंदर बेसिकली आपका सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर कंटेंट प्रेजेंट रहेगा। इसके साथ वाटर के साथ आपके इसके न्यूट्रिशन आयंस प्रेजेंट रहेंगे। न्यूट्रिशन में क्या क्या हो सकता है आपका, सॉल्ट के आयंस हो सकते हैं। ठीक है, आपके मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, आपका प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, आपके हार्मोन्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी कहां पर होंगे, इसके अंदर होंगे। तो ये सारा का सारा कंटेंट आपके किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, वाटर के साथ डिसॉल्व होकर ये आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये जल्दी नोट करो, देन फिर आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे कोई बताएगा जो आपका ब्लड होता है बेटा, ब्लड आपका कैसा नेचर होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या फिर अल्कलाई होता है, कैसा नेचर होता है ब्लड का, बेसिक पक्का, नो अल्कला नेचर होगा। तो पीएच क्या होगा इसका, 7 होगा या 7.5 के आसपास होगा। ठीक है, तो हाँ जी ठीक है, तो आपका जो ब्लड होता है वो अल्कलाइन नेचर होता है, उसका पीएच होगा 7 से 7.5। एसिड बेस पढ़ा है ना तुमने, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर बता रही है, नोट कर लिया तुम लोगों ने, जल्दी नोट करिए बेटा। हाँ जी, खाली बैठना है फिर क्लास में। क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, पूछो कि कौन से चैप्टर पढ़ा, मैंने पढ़ा हाँ बोलो बोलो बोलो, पूछे ना, बताया तो क्लास के बाद पूछो। मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स हो गया। चलो अब देखो बेटा, जो आपके ये सेल्स होते हैं, इन सेल्स का बायोलॉजिकल नेम भी होता है, तो इसी के आगे लिखो। जो आपका आरबीसी होता है, इस आरबीसी का नाम होता है आपका इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, इरेथ्रोसाइट्स होगा। डब्ल्यूबीसी का नाम होता है आपका लिकोसाइट्स। क्या बेटा,
इसके मुंह पे आज पड़ेगा थप्पड़। चलो लिखो ये 3 नाम और। आरबीसी का अदर नेम होता है बेटा आपका इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और आपकी प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थर्मोबोसाइट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम होते हैं इनके बायोलॉजिकल नेम। आपसे पूछे जाते हैं कि आप आरबीसी को किस नाम से जानते हो, तो ये आपको याद रखना है। देखो जल्दी से, जल्दी देखो यहाँ पर आपका मैंने पूरे ब्लड का एक फ्लो चार्ट बना रखा है। जो आपका ब्लड होता है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आपका क्या? थर्मोबोसाइट्स, थर्मोबोसाइट्स वो, ठीक है। आपका प्लाज्मा एंड आपके एलिमेंट्स को, या फिर आप इसी को बोल सकते हो सेल्स। ठीक है, इसके अंदर आपकी 3 चीज आएंगी, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थर्मोसाइट्स। थर्मोकोसाइट्स क्या बोलते हैं हम? आरबीसी। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं हम? प्लेटलेट्स का नाम ही वो होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? थर्मोबोसाइट्स। और जो आपका लिकोसाइट्स होता है इसे हम क्या बोलते हैं? आपका डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है, अब जो बचा हुआ आपका बेटा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या है आपका? मैट्रिक्स है या फ्लूइड है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज आएंगी आपकी? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? आपका बेसिकली जो आपके ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं तो वो क्या बनाएगा? आपका प्रोटीन बनाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से न्यूट्रिशन? आपके जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होता है वो भी आपके ब्लड कैरी करता है, आपका ये वाला सेल्स प्लाज्मा कैरी करता है। इलेक्ट्रोलाइट जो आपकी बॉडी में आयन फॉर्म होते हैं वो भी कौन कैरी करेगा? प्लाज्मा कैरी करेगा। और जितने भी गैसेस होंगे या फिर इसी के साथ आप बोल सकते हो हार्मोन जो गैसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो सारा कौन करेगा? प्लाज्मा करता है। ठीक है, अब जो आपका बेसिकली बेटा आपका जो लिकोसाइट्स होता है ना, ये आगे आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, एक एक लाइन में पढ़नी है। तो जैसे आपके लिकोसाइट्स होता है बेटा उसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल पोर्स, स्मॉल पार्टिकल्स। तो जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसे बोल देंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिसमें नहीं होंगे उसे आप बोल दोगे एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है। ठीक है, तो जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। ऑलराइट, तो चलो एक एक करके हम पढ़ रहे हैं बेटा। आपका ब्लड होता क्या है? तो क्या होता है बेटा ब्लड? इट कंसिस्ट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट द एसेंशियल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। जो भी आपका बेटा ब्लड है वही आपकी बॉडी में क्या करता है? हर चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी आपके एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है, हर चीज को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड का काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ना है आपने ब्लड। ब्लड का कलर, अच्छा एक चीज और बताओ, जो ब्लड होता है बेटा उसका कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड होता है। ठीक है, सेकंड आपने देखा कि इसका पीएच लेवल क्या होगा? 7 से 7.5 होगा, जिसे आप बोल सकते हो एल्कलाइन नेचर है। ठीक है, वो कोई मुझे बताएगा जो आपका ब्लड का रेड कलर होता है वो किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल? रेड कलर माही हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन कौन कैरी करता है? कौन सा सेल का करेगा? आरबीसी करता है। ठीक है, चलो देखो, इट इज अ ब्राइट रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, एक चीज और तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ के आए हो टिश्यू चैप्टर। तो ह्यूमन टिश्यू को हमने कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था? 5-6 कैटेगरीज में थे। जिसके अंदर आपका ब्लड आता है उसको कौन से टिश्यू के नाम कनेक्ट करते हैं? कौन से टिश्यू के अंदर आता है आपका ब्लड? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के भी अंदर कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आपके कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ये आपका कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म से ये बनता है। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ब्लड कौन से टिश्यू के अंदर आएगा? तो कौन सा आएगा आपका? कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू। ठीक है, विच स्लाइटली अल्कलाइन, जिसका पीएच क्या होगा आपका? 7.3 से 7.5। अब ये वेरी कर सकता है आपका। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करेगा। देन इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लाज्मा एंड द ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, जो ब्लड होता है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, आपका प्लाज्मा से और आपके ब्लड सेल या फिर ब्लड एलिमेंट से। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट पढ़ने वाले हैं हम प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होगा बेटा वो सबसे ज्यादा अमाउंट में आपकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है। कितना परसेंट? 55% प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, देखो, इट इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, स्लाइटली येलो इन कलर का होता है। अगेन याद रखना है इसका कलर, जो आपका प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है? आपका येलोइश इन कलर होगा। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड। ठीक है, और इस 55% में भी सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होगी? वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, और वाटर में डिजोल्व होते हैं आपके से सॉल्वेंट होते हैं डिजोल्व, वो आपकी जो चीज मैंने आपको बताई है वो उसमें डिजोल्व होती है। ठीक है, क्लियर है तक? देन इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द वाटर, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, यूरिया, हार्मोन एक्सेट्रा। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर बेटा यूरिया कब आता है? आपके ब्लड में प्रेजेंट रहता है, जो कि प्लाज्मा फॉर्म करता है। तब जाके आपकी बॉडी बेटा जब ब्लड को फिल्ट्रेशन करती है तो यूरिया आपका किडनी के थ्रू क्या हो जाता है? रिमूव आउट हो जाता है।
अगर वो फिल्टर कर रहा है तो, ठीक है, अगर वो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में आ रहा है तो, ठीक है। देन serum is the fluid that is left out when the fibrinogen protein and other clotting factors are removed from the plasma। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है आपकी सीरम, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर बेटा जो आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके में एक चीज बन जाती है, उसका नाम होता है आपका सीरम। जो भी आपका फ्लूइड के अलावा लेफ्ट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, तो उसे आप क्या बोल दोगे, सीरम बोल दोगे। ये सीरम तुम्हारा हेयर सीरम नहीं है, ये ब्लड का सीरम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जो आपका सीरम होता है तो आपके क्या बेटा खून में जो तुम्हारा लिक्विड की वजह, लिक्विड को छोड़कर जितना भी आपका चीज जम जाती है प्लाज्मा के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फिब्रोजन प्रोटीन। फिब्रोजन प्रोटीन क्या होता है बेटा आपका, ये फिब्रोजन प्रोटीन आपकी बॉडी को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये फिब्रोजन प्रोटीन तुम जब बड़ी क्लास में जाओगे तो जो आपके सेक्स हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में तब भी ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी किसको बनाने के लिए, मेल की बॉडी में सीमेन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो, नहीं मेल की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी आपके फीमेल की बॉडी में आपके सेक्स हार्मोन्स बनते हैं तो सेक्स हार्मोन्स को बनाता है वो आपका फिब्रोजन प्रोटीन भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है जो आपका सीरम होता है वो एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर आपका फिब्रोजन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। लेफ्ट ओवर फ्लूइड होता है और क्या पाया जाता है, क्लोटिंग फैक्टर भी पाया जाता है। क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, जो कि आपका जिससे प्लेटलेट्स में होता है आपको, वैसे आपका कुछ परसेंट आपको किसमें पाया जाता है, आपके प्लाज्मा में भी पाया जाता है, ताकि आपका प्लाज्मा क्या कर सके बेटा, उसको रिमूव फ्रॉम द प्लाज्मा से वो रिमूव आउट कर सके उसे। समझ में आ रही है बात, तो ये चीज याद रखनी है बस, इसलिए ये याद रखना है कि सीरम क्या होता है और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक, रिमूव कर देते हैं ना प्लाज्मा, हाँ ठीक है। कितना जाता है, क्या बेटा, कहाँ जाता है वो बचाव, फिल्ट्रेशन होगा ना वो, फिर तुम्हारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल के थ्रू, ठीक है। तो ये था आपका। देन आता है बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट, इट फंक्शन इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, हीट, मेंटेन ब्लड पीएच एंड सपोर्ट द इम्यूनिटी थ्रू आउट द बॉडी। तुम्हारा मेन फंक्शन क्या है, जो आपका प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में जो इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ब्लड का टेम्परेचर क्या होना चाहिए वो सारा कंट्रोल करता है आपका प्लाज्मा करता है, क्योंकि इसी के पास क्या प्रेजेंट है, आपका वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। तो वाटर ही आपकी बॉडी को क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है और आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, क्या होती है इम्यूनिटी, Immunity is the opposite force for a यहाँ ध्यान दिला, attack. क्या Driven by spore. जो बेटा तुम्हारी पूरी ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी में जो भी आपका फंक्शन होता है, जो तुम्हारी एनर्जी होती है, ठीक है, तुम्हारी बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है उसको बनाने का काम, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। कि तुम्हारी बॉडी में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, तुम किसी भी चीज से, कितनी चीज से आपकी बॉडी फाइट कर सकती है किसी भी चीज को, तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी के बनाने के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो थाइमस ग्लैंड भी, थाइमस ग्लैंड होता है बेसिकली, ठीक है। नहीं, थाइमस यहाँ जो प्रेजेंट है चेस्ट के पास, हाइपोथैलेमस तो माइंड में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में आ रहा है। बेसिकली इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्सिबल करता है वो कौन सा होता है, आपका थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है। समझ में आ रही, हाँ चेस्ट के पास, हाँ समझ में आ रही है यहाँ तक बात। तो आपका प्लाज्मा कंप्लीट हो चुका है। देन आता है बेटा आपका ब्लड सेल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट होने वाला है, ठीक है, ब्लड सेल। तो ब्लड सेल के अंदर आपने क्या पढ़ा है, ये आपका कितना परसेंट प्रेजेंट है, आपका 45% प्रेजेंट होता है पूरे टोटल ब्लड में, जिसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड करते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ना है आपने, आरबीसी क्या होता है, ठीक है। आरबीसी आपका क्या होगा, तो आरबीसी बेसिकली क्या होता है बेटा, आपका रेड ब्लड सेल होता है, जिसका अदर नेम क्या होगा, आपका इरेथ्रोसाइट्स होता है। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक चीज ओरली बता रही हूँ। जो आपका आरबीसी होता है, सबसे पहला पॉइंट, आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है, आपकी बाई कॉन्केव शेप होती है। कैसी होगी, बाई कॉन्केव शेप। बाई कॉन्केव शेप का मतलब क्या होता है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है, 2 कॉन्केव लूप जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं।
दो लूप्स पाए जाते हैं दोनों के दोनों कॉर्नर में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाय कॉन्केव स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकंड बेटा जो आपका बाय कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है, आपके इसके जो आपका आरबीसी का सेल होता है, ये आपका क्या होता है, लैक ऑफ द न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, लैक ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपसे बोला था जो आपका आरबीसी होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन करना। जो आपके ब्लड के अंदर रेड कलर का पिगमेंट फॉर्म करता है वो कौन सा सेल करता है, आपका रेड ब्लड सेल करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, आपका ब्लड को रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब जो आपका बेटा हीमोग्लोबिन है, न्यूक्लियस की जगह पे, जहां पर आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसी की जगह पे आपका यहाँ पर क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन को ये कैरी करता है। अब मैंने बोला था आपसे जो आपका आरबीसी के, मैंने आपसे क्या बोला, जो आपका आरबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, ठीक है। जब न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा तो उसकी जगह पे आपका क्या कैरी करेगा, वो हीमोग्लोबिन को कैरी करेगा। अब हीमोग्लोबिन भी बेटा अकेला ट्रांसपोर्ट नहीं करता है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड को नहीं लेके जाता है, उसके साथ वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सबसे पहले ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को, वो कौन सा था, वो है आपका सेल आरबीसी होता है। तो हीमोग्लोबिन के ऊपर यहाँ पर आपका ऑक्सीजन को भी कैरी करेगा, तब जाके आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। समझ में आ रही है बात, नींद में 2 मिनट में उड़ा दूंगी तुम्हारी, क्लियर यहाँ तक। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इसकी शेप, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, और ये क्या कैरी करता है, आपका हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है आपका, आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। आरबीसी क्या करेगा बेटा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करेगा, और जब वो रिमूव आउट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा उससे, ठीक है। देन द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन अप्रोक्सीमेटली। अब जो आपकी बेटा आरबीसी होती है ना, इसकी भी क्या होती है, आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ ये प्रेजेंट है, और लाइफ टाइम कितना होता है। हर सेल की एक लाइफ साइकिल होती है कि वो कितने टाइम तक आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसके बाद वो खत्म होकर दोबारा से आपकी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, नए बनते हैं पुराने आते हैं, तो नए बनेंगे पुराने खत्म हो जाते हैं, तो वैसे आपके आरबीसी भी होते हैं। तो ये चीज डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो आपके दूसरे पार्ट में चल जाएंगे, वहां से फिल्टर होकर तुम्हारी बॉडी से खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और नए सेल्स फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, आरबीसी का अमाउंट कितना होता है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड। यहाँ पर बेटा मिलीमीटर ऑफ ब्लड की बात हो रही है, ये यूनिट याद रखनी है, समझ में आ रही है। अगर आपसे पर 1 की पूछा है तो ये पूछा है, अगर आपसे ज्यादा पूछा होगा तो इसको आप उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो ये आपका अमाउंट याद रखनी है। देन द काउंट इंक्रीज एट द हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू द लोअर ऑक्सीजन लेवल। आपके आरबीसी के अमाउंट बेटा काउंट कब इंक्रीज होती है, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो वो आपको क्या करने के लिए बेटा, रिस्पॉन्स करने के लिए, इंडिकेट देने के लिए अपने आरबीसी के सेल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है कि आपकी बॉडी में क्या है बेटा, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। जैसे तुम कभी भी पहाड़ों में जाते हो तो वहां पर पहाड़ों में क्या होता है बेटा, हाई एल्टीट्यूड रहता है, तो हाई एल्टीट्यूड में आपकी एयर की एब्सेंस रहती है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो उस टाइम में आपकी बॉडी में बेटा आरबीसी के सेल्स की अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपको इंडिकेट मिलेगा कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी आपको रिस्पॉन्सिबल फील होती है जब सांस ले, हाँ, तो वो आपका सांस लेने में जो दिक्कत करवा रहा है वो आपको कौन करा रहा है, आरबीसी करा रहा है, बोलो क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट आता है आपका जो आयरन बेटा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आपका एक प्रोटीन और पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम होता है आपका आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। मतलब आपका जो आरबीसी होता है वो आपका कौन सा एलिमेंट को कैरी करता है, आयरन को भी कैरी करता है। समझ में आ रहा है बात, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि आरबीसी आपके कौन से एलिमेंट को कैरी करता है, तो क्या बोलोगे, आयरन को कैरी करता है, ठीक है। दे कंटेन द हीमोग्लोबिन एंड द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट बाइंड्स टू द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिव द आरबीसी देयर द रेड कलर, ठीक है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है बेटा वो ऑक्सीजन के साथ और क्या कैरी करता है, आयरन को कैरी करता है, तब जाके आपका ब्लड क्या होता है, रेड कलर का रिस्पॉन्सिबल करता है। क्लियर है तक। देन दे आर द बाइकॉन्केव इन शेप, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, इसका साइज भी पूछा जाता है आपका 7 pm इन डायमीटर होता है, ठीक है। और विच इंक्रीज द सरफेस एरिया अलोइंग द मोर सफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगर आपका सेल का साइज इससे ज्यादा इंक्रीज होता है तो वो उतना ज्यादा क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करता रहेगा। समझ में आ रही है, ठीक है। जब होता रहेगा तो वो क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी में उससे प्रॉब्लम हो जाती है। मिनिमम हर सेल का एक लिमिट साइज होना चाहिए तुम्हारी बॉडी में।
हो सकती है, हाँ, केमिकल जो तुम्हारी दवाई मेडिसिन होती है तो उसकी वजह से तुम्हारा साइड इफेक्ट की वजह से वो चार्ज इंक्रीज हो सकता है। अगर मतलब थोड़ा इस नंबर से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? वो इस नंबर से ज्यादा मतलब ये डायमीटर से ज्यादा हाँ, बहुत बड़ा। बहुत, तो वो तुम्हारा ब्लॉकेज का काम कर सकता है बेटा। जैसे मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया बताया था, वो आपकी शेप चेंज हो रही थी, इस शेप में कन्वर्ट कर रहा था, सॉरी ऐसे, हाँ, है ना। तो वैसे अगर ये तो आपका ब्लॉकेज कर रहा है तो आपका वो जो सरफेस होगा वेसल्स में आपका ब्लड जो होता है ट्रांसपोर्ट वेसल से होता है ना, नसों से होता है, तो अगर लार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो वो आपके ब्लॉकेज कर देगा ना बेटा सेल्स में, ब्लॉकेज हो जाएगी ऑक्सीजन भी हो वो, जाएगा। हाँ ठीक है, तो उससे आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। देन मैच्योर आरबीसी डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, देखो आ चुका है आपका जो आरबीसी होता है वो आपका न्यूक्लियस को कैरी नहीं करता है और वो क्या माइटोकॉन्ड्रिया को भी कैरी नहीं करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होगा तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को भी नहीं कैरी करेगा वो, विच अलाउ द मोर स्पेस फॉर द हीमोग्लोबिन एंड प्रिवेंट देम फॉर द यूटिलाइजिंग द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन दे आर कैरिंग रिस्पेक्टिवली। आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। अब आता है बात बेटा कि आपके ब्लड के अंदर ब्लड कहां से फॉर्म होता है, आपका आरबीसी जो होता है वो कहां से फॉर्म होता है, तो ब्लड आपका बेटा फॉर्म होता है आपके बोन मैरो से, ठीक है, तुम्हारे ब्लड के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तुमने सुना होगा ना जब आपका ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट में क्या चीज टेस्ट होती है, आपकी बोन मैरो का ही टेस्ट होता है, ठीक है, या फिर तुम्हारे ब्लड ग्रुप का भी जो पता कराया जाता है वो इसी से पता करते हैं, ठीक है। इसमें होता है क्या? क्या? रेंज में होता है। नहीं, ब्लड के अंदर, ब्लड के सेल्स के अंदर, ठीक है। देन थ्रू अ प्रोसेस कैरी द इरेथ्रोपोरेसिस, इस बोन मैरो की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोरेसिस, इस प्रोसेस को बोलेंगे इरेथ्रोपोरेसिस और इस पूरे सेल को हम क्या बोल देते हैं, इरेथ्रोसाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है इसे आप बोल दोगे इरेथ्रोपोरेसिस और इसी प्रोसेस की वजह से इसका नाम क्या रखा गया, इरेथ्रोसाइट रखा गया। क्लियर है तक? इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है, ERYTHROCYTES, इरेथ्रो मतलब आपका आरबीसी और साइट का मतलब होता है सेल, ठीक है, तो आरबीसी सेल, ठीक है। देन जो आपका बेटा आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, इसकी लाइफ साइकिल कितने डेज की होती है, तो 120 डेज तक ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में रहेगा, उसके बाद नए सेल बन जाएंगे और पुराने सेल क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर व्हेन दे आर डिस्ट्रॉय वो कहा जाएंगे, आपके लिवर के स्प्लीन में चले जाते हैं, ठीक है, लिवर के स्प्लीन में जाके क्या होगा बेटा, वो आपका फिल्ट्रेशन के थ्रू, किडनी के थ्रू आपकी बॉडी से या फिर आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम हम इसके बाद पढ़ेंगे उसमें जाके क्या हो जाता है, आपका जमा हो जाता है, फिर आपकी बॉडी से वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस याद रखना है जो आपके डिस्ट्रॉय होते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आपके स्प्लीन में या फिर लिवर में। क्लियर? क्या बोन मैरो में क्या जाते हैं? नहीं, लोग क्या, हाँ, तो जब आपके जो नए सेल्स बन रहे हैं उसकी बात लिखी होगी ना, जो आपके नए साइकिल बनी है तो वो नई साइकिल कहाँ जाएगी, आपकी बोन मैरो में जाएगी। पहले वाले डिस्ट्रॉय हो गए वो आपके लिवर स्प्लीन में चले गए और जो आपके नए वो आ रहे होंगे आरबीसी वो आपकी बोन मैरो में जाएंगे, ये प्रोसेस है वो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया आपको? कितना टाइम हो रहा है? चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका WBC। WBC को हम क्या बोलते हैं, आपका व्हाइट ब्लड सेल, और इसका अदर नेम क्या होता है, आपका ल्यूकोसाइट्स होता है, ठीक है। अब जो आपका बेटा WBC होता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है आपकी बॉडी के अंदर, जब कभी भी तुम्हारी बॉडी में कोई भी आपका फॉरेन सेल या फॉरेन बैक्टीरिया आता है, मतलब फॉरेन बैक्टीरिया मतलब कोई भी तुम्हारी बॉडी में इंफेक्शन हो रहा है या डिजीज हो रही है, ठीक है, वो क्या हो रहा है तुम्हारी बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म आया होगा ना, तो उससे आपकी बॉडी जब अपने आप फाइट करती है, ठीक है, जो सेल आपकी बॉडी में फाइट करते हैं वो कौन से सेल होते हैं, आपके WBC होते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फाइटर ऑफ द सेल या फिर सोल्जर ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी को क्या करेंगे, फाइट करते हैं। वैसे तुमने देखा होगा कभी, जब कभी भी तुम्हें कोई भी डिजीज होती है, ठीक है, तो डिजीज होने से पहले तुम्हें सिम्टम्स आते हैं ना, तुम्हें फीवर आ रहा है, तुम्हें खांसी जुकाम आ रही है, तो ये किसके साइन है, आपकी बॉडी में WBC पहले से उससे फाइट कर रहा है, और जब उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तब जाके इंक्रीज कर देता है, आपकी बॉडी में वो आपको दवाई लेनी पड़ती है। बट अगर 1 या 2 दिन का होता है उसके बाद खत्म हो जाता है, इसका मतलब आपका ये नॉर्मल था, WBC ने भी उसको क्या कर दिया, किल कर दिया, आपको आगे वो जरूरत नहीं है दवाई खाने की, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइट करता है, आपका क्या है, WBC। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्जर आर्मी ऑफ द सेल या फिर फाइटर ऑफ द सेल बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, दे आर द एक्टिव एंड द मोटाइल सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। मोटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मोटाइल वर्ड मैंने आपको बताया था, मूवमेंट करता है, जो सेल आपकी बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मोटाइल बोलते हैं। तो आपकी जो WBC होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में मूवमेंट करते हैं। इसकी बॉडी में फ्लैजेला या फिर आपका सीलिया प्रेजेंट होगा।
समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तुम्हारी बॉडी में कितनी एनर्जी बन रही है, किसे फाइट करना है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, देन आता है आपका दे आर न्यूक्लिएटेड, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसकी शेप कैसी होती है, आपकी इर्रेगुलर इन शेप होती है। आपने आरबीसी में क्या पढ़ा था, बायोकॉन्केव और लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, बट इसके पास आपका खुद का न्यूक्लियस होता है और इर्रेगुलर इन शेप है और हीमोग्लोबिन इसके पास एब्सेंट रहेगा। वो सिर्फ किसके पास होता है, डब्ल्यूबीसी के आरबीसी के पास होता है। ठीक है, देन डब्ल्यूबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगेन आपके जितने भी तरीके के आपकी जितने भी तरीके की बॉडी में बेटा सेल्स होते हैं, वो सेल्स आपके कहां से बन रहे हैं, बोन मैरो का फॉर्मेशन करता है। बोन मैरो आपका क्या बनाता है, ब्लड के सेल्स बनाता है। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, जो आपके डब्ल्यूबीसी थे वो क्या आरबीसी जो थे वो आपके नॉर्मल बोन मैरो से बन रहे थे। बट जो आपका बेटा डब्ल्यूबीसी होगा, ये डब्ल्यूबीसी के अंदर रेड कलर के बोन मैरो ने क्या फॉर्म करेगा, वो डब्ल्यूबीसी को फॉर्म करेगा। जब आप अडल्ट हो जाते हो तब ये कैसा फॉर्म करेगा, आपको रेड कलर के बोन मैरो से फॉर्म होगा आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, देन liver and spleen in the fetus and have the life cycle of about 20 to 120 days। देखो क्या मतलब है इस लाइन का, जब आप क्या रहते हो, एम्ब्रियो स्टेज में रहते हो, जाइगोट रहते हो, मतलब जब आप मदर की बॉडी में रहते हो, ठीक है, फीटस रहते हो, तो उस कंडीशन में जब आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी बनता है तो वो आपकी बॉडी में कहां पर स्टोर रहता है, आपका लीवर में या फिर स्प्लीन में। ठीक है, बट जब आप अडल्ट हो जाते हो तो अडल्ट होने के बाद वो बोन मैरो क्या, वो आपके जो डब्ल्यूबीसी होंगे वो कौन फॉर्म करेगा, आपका बोन मैरो फॉर्म करता है। ठीक है, अगेन डिफरेंस पूछा जाता है आपका, अगर आप फीटस हो, एम्ब्रियोनिकल स्टेज में हो, मदर की पेट में हो, तब जाके आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी कौन बनाता है, तो कौन बनाएगा, आपका लीवर एंड स्प्लीन। और जब आप अडल्ट हो जाते हो तो वही कन्वर्ट हो जाएगा आपका बोन मैरो में, जो कि आपकी बॉडी में फॉर्म होगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, और इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है बेटा, 13 to 20 डेज की होती है सिर्फ, इसकी सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ होती है। ठीक है, क्योंकि ये फाइट करते डब्ल्यूबीसी, ठीक है, क्योंकि ये फाइट करते करते इतना डिस्ट्रॉय हो जाता है कि इसकी लाइफ साइकिल जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है, देन दे कैन मूव आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स थ्रू द डिस्पेडिस ऑफ फाइटर इन्फेक्शन। ठीक है, अब जब ये बेटा फाइट करते करते क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन से लड़ जाएगा, तो ये आपका अपने आप को क्या कर देगा, उससे रिमूव आउट कर देगा। ठीक है, तो आपका ये फाइटर इन्फेक्शन से क्या करता है, आपका बॉडी में लड़ता है। क्लियर यहाँ तक? देन आता है बेटा दे आर द 2 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तुम दोनों पिटोगे, आज पिटोगे तुम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर अब आपके जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इसको अगेन हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होता है आपका ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरा हो जाएगा आपका ग्रेन्यूलोसाइट्स। नाम से पता चल रहा है ग्रेन्यूलोसाइट्स का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, ग्रेन्यूलोसाइट्स। और जिसके अंदर आपके ग्रेन्यूल सब्सटेंस होंगे उसे हम क्या बोल देंगे, ग्रेन्यूलोसाइट्स बोल देंगे। देखो ग्रेन्यूल्स मतलब स्मॉल पोर्स पार्टिकल्स। ठीक है, किसी भी तरीके के जो पार्टिकल्स होंगे उसे हम बोल देंगे ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जैसे आपके बॉडी के अंदर राइबोसोम्स होते थे, राइबोसोम्स भी क्या है, स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर होते थे, उसे हम बोलते थे ग्रेन्यूल्स। वैसे आपके कुछ प्रोटीन के ब्लड के अंदर भी आपके ऐसे कुछ पार्टिकल्स पाए जाएंगे, स्मॉल स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और जिसके अंदर नहीं होंगे उसे हम बोल देंगे ग्रेन्यूल्स। ठीक है, दे हैव अ लूप्स न्यूक्लियस एंड ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। अब देखो वही चीज आ चुकी है, आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका साइटोप्लाज्म में आपके कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे विद न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डब्ल्यूबीसी का सेल है। ठीक है, इस डब्ल्यूबीसी सेल में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियस के यहाँ साइटोप्लाज्म में आपके कुछ इस तरीके से पोर्स पाए जाएंगे। ठीक है, जो कि इसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन या फिर कोई भी चीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म करेगा इन द साइटोप्लाज्म में विच इंक्लूड। अब वो जो आपके ग्रेन्यूल्स होंगे वो क्या क्या चीज करेंगे बेटा, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल का मतलब क्या होता है, जो आपके सेल्स क्या होंगे बेटा, जिसका पीएच कैसा होगा, आपका न्यूट्रल रहेगा, अल्कलाइन पीएच रहेगा। ठीक है, बेसियोफिल्स मतलब जिसका बेसिक इन नेचर होगा, और एसिनोफिल्स क्या होगा, जिसका एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, इसकी कैटेगरीज में हमने बेसिस के नेचर में आपके ग्रेन्यूल्स को डिवाइड कर रखा है। देखो ये स्ट्रक्चर है आपके, क्या बेटा, वो स्ट्रक्चर बना रखा है, वो मैंने गूगल से कॉपी की है। अब आप लोग बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर देखोगे तो सब में अलग अलग दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपका न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करता है। देखो मोनोसाइट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपका सिर्फ एक ही क्या प्रेजेंट है, आपका एक ही सेल प्रेजेंट होगा, उसे आप बोल दोगे मोनोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका
नेक्स्ट आता है बेटा आपका बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल का मतलब क्या होगा, जो आपका न्यूट्रल इन नेचर होगा, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आपका ये सारे सेल को क्या बोल रखा है, लिम्फोसाइट्स बोल रखा है, जो आप डब्ल्यूबीसी का नाम होता है। और आपका बेसोफिल किसकी बात हो रही है, जिसका बेसिक इन नेचर होगा। और ओसिनोफिल्स क्या हो रहा है आपका, एसिडिक इन नेचर होगा। क्लियर है तक? तो बस आपको ये सब नाम पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है जी। इरेगुलर मतलब इसकी फिक्स शेप नहीं होती है, हाँ जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर होता है वैसे इसकी इरेगुलर शेप होती है, बट इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। वो न्यूक्लियस बेटा बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे पूछा था, इसके अंदर आपके 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो आपके डब्ल्यूबीसी के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड भी दिख सकते हैं एक ही बॉडी के अंदर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। क्या ज्यादा न्यूक्लियस से फर्क ये पड़ेगा, अगर वो ज्यादा एनर्जी फॉर्म कर रहा है, वाइट कर रहा है, तो वो आपका ज्यादा न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, ठीक है। मतलब जिसके पास आपको फाइटर सेल की एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, ठीक है। और जिसका एक ही फंक्शन होगा वो नहीं फॉर्म करेगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर आता है आपका एक ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसके अंदर आपके ग्रैन्युलर सब्सटेंस पाए जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ आपके 2 ही टर्म आएंगे बेटा, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट मतलब सिर्फ एक ही सेल है, और लिम्फोसाइट अंदर, लिम्फोसाइट जो बेटा नाम पड़ा है ना, इसी सेल की वजह से आपका पूरे डब्ल्यूबीसी का नाम क्या पड़ा, आपका लिम्फोसाइट्स पड़ा है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स हम क्यों बोलते हैं आपको, इसी की वजह से बोलते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट तो हमने बोल दिया, जब हम ये लिम्फोसाइट पढ़ेंगे बेटा, ये लिम्फोसाइट आपका नाम इसलिए पड़ा है जो मैंने आपको लिम्फ बताया है। इसके बाद हम जो लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड के अलावा क्लास चल रही है बेटा अभी, लिम्फ नोड के अलावा मतलब आपके ब्लड सिस्टम के अलावा आपकी बॉडी के अंदर कुछ और क्या प्रेजेंट रहते हैं, सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, दूसरा होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो आपके सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, आपके लिम्फोसाइट्स होंगे। क्लियर है तक? ठीक है, चलो फिर देखो, अब जो मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बेटा स्ट्रक्चर बताया ना, वो डब्ल्यूबीसी के स्ट्रक्चर आपकी बुक में कुछ ऐसा, उसकी शेप, कंपोजिशन दे रखा है, उसका फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले आपका न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का कंपोजिशन होगा 60 to 65% इन द डब्ल्यूबीसी के अंदर, और इसके अंदर बेटा बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, मतलब बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। बोलो, तो जो तुम्हारी बुक में प्रेजेंट होगा डाटा वही करना, ठीक है, ठीक है। तो क्या पता तुम्हारी मैम उसके अकॉर्डिंग दे। अब इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, इसका फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, मतलब जो भी आपकी बॉडी में फॉरेन बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को किल करता है, वो बेसिकली कौन सा कर रहा है, आपका न्यूट्रोफिल ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बेसोफिल। बेसोफिल का क्या है, आपका कंपोजिशन 0.5 से 1%, और इसकी शेप क्या होती है, आपकी एस शेप का न्यूक्लियस पाया जाएगा। मतलब जो आपका ये सेल है, इसके अंदर आपको इस तरीके का न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है। इस तरीके का न्यूक्लियस दिखता है तो वो कौन सा होगा, आपका बेसोफिल होगा। इसका क्या होता है बेटा, आपका बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है, आपका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है। जो तुम्हारे ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट जो आपकी बॉडी में रिएक्शन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन का तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए तुम्हारी आउटर बॉडी में क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो जो तुम्हारी बॉडी में रिएक्शन शो करेगा या उसका कोई भी एक्शन शो करता है, वो कौन बनाता है, आपका बेसोफिल शो करता है। समझ में आ रही है बात? रिस्पॉन्स, हाँ, जैसे तुम्हें एलर्जी हो रही है तो एलर्जी के टाइम पे तुम्हारे दाने हो गए ना, तो वो दाने कोई आपका उसका इम्पैक्ट जो दिखा रहा है वो कौन बना रहा है, आपका बेसोफिल दिखा रहा है, ठीक है। देन आता है आपका बेटा ओसिनोफिल्स, इसका 2 to 3% होता है। ये क्या होता है, आपका बाइलूब होता है। बाइलूब मतलब इसके अंदर आपका बायोकॉन्केव से दो लूब्स पाए जाएंगे, ठीक है। देन इसका भी अकेले काम है बेटा एलर्जिक रिएक्शन को या फिर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का सिम्टम देना, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो, अब ये आपका ज्यादा जब हम वो पढ़ेंगे, आपका कौन सा वाला लिम्फेटिक सिस्टम, तब जाके डिटेल पढ़ेंगे। बस शेप याद रख लो, जो आपका मोनोसाइट्स होता है उसकी शेप होती है आपकी बीन शेप, ठीक है। और जो आपका लिम्फोसाइट होता है, ये क्या होता है, आपका लार्ज राउंडेड शेप पाई जाती है, ठीक है। बस इतना हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक था। इसके 3 इंपॉर्टेंट आपको ये फंक्शन याद रखने हैं न्यूट्रोफिल के, ठीक है। चलो लास्ट और देख लेते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके ब्लड के अंदर। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है तुम्हारे ब्लड के अंदर, क्लॉटिंग करवाना। कल हमने जेनेटिक्स में एक डिजीज पढ़ी थी, हीमोफीलिया, वही चीज यहाँ पर आ चुकी है। तो आपकी बॉडी के अंदर बेटा जब आपका ब्लड
ब्लड के अंदर आपको जब ब्लड रोकना होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जब क्लॉटिंग होती है तो क्लॉटिंग के रिस्पॉन्सिबल कौन सा सेल होता है? आपका प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, बेसिकली बेटा जो आपका प्लेटलेट्स होता है ना, इसके खुद के सेल नहीं होते हैं, ये आपका क्या होता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के स्मॉल स्मॉल जो टुकड़े पार्टिकल्स बच जाते हैं उससे जाके आपका मिलके बनता है क्या? प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका अदर नेम क्या होता है आपका? थर्मोबोसाइट्स। ठीक है, तो याद रखना है यह क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है इन ब्लड का। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ये आपके पार्टिकल्स रहते हैं आरबीसी के और डब्ल्यूबीसी के, आपके बचे कुछ छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। देन these cells are the fragmented produced from the megakaryocytosis, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसके बोन मैरो के अंदर जो आपके टुकड़े बच जाते हैं सेल्स के डब्ल्यूबीसी आरबीसी के, तो उससे जाकर आपका क्या फॉर्म हो रहा है? आपका प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन बी क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा माइन्यूट रहता है, बहुत छोटे होते हैं, ओवल एंड राउंडेड शेप होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? आपका ई न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, एंड ये क्या करता है बेटा? आपके ब्लड के अंदर फ्लोटिंग का काम करता है, मतलब तैरता रहता है बस। ठीक है, और यही आता है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के लिए। जब आपकी चोट लगती है तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड रुक जाता है, क्लॉटिंग खुरन जो जमता है, वो किसकी वजह से है? प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, देन इसकी अमाउंट कितनी पाई जाती है आपकी बेटा? 20,000 से लेके 40,000 सॉरी 2 लाख से लेके 4 लाख पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर इतना अमाउंट पाया जाता है। इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? सिर्फ 3 to 5 डेज की क्या होती है? इसकी लाइफ साइकिल होती है। हाँ, बार बार बनता रहता है। तुमने देखा है ना बहुत से डिजीज, डेंगू में बोलने वाली थी, जो आपकी कोई भी डिजीज होती है जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, तो तुमने सुना होगा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स डाउन हो रही है, तो ये इसी कंडीशन की वजह से होता है। ठीक है, हाँ बोलो। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर 50,000 या इससे कम हो रही है तब जाके रिस्क बढ़ जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो रही है। ठीक है, चल ठीक है, ये क्या कर रहा है? अब बेसिकली जो आपका बेटा प्लेटलेट्स होता है, ये क्या करता है? आपका डिस्ट्रॉय करता है स्प्लिन को, कहाँ के अंदर? आरबीसी के अंदर। ठीक है, देन इसका मेन फंक्शन क्या होता है? आपको क्लोटिंग एंड द कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट करता है किसको? ब्लड लॉस को। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? तो ये 3 आपके ब्लड के कंपोनेंट से। ठीक है, आज ये आपका ब्लड का कंपोनेंट हो चुका है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कि जो आपका ब्लड है ये आपकी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका सर्कुलेटरी ऑर्गन के बारे में, जो कि होता है आपका ह्यूमन हार्ट। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।